जय हिंद। तो क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग कर लिए थे, 6 को कर रहे थे। और चैप्टर 6 में हमने लगभग बहुत कुछ बात कर ली थी, थोड़ी सी आज हम लोग कवर कर लेंगे लास्ट में जो बच गई थी, और इसके बाद ये चैप्टर भी पूरा कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं, अगर किसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं तो यहाँ पे हमने बात की थी लास्ट में कि किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट शहर जो था सूरत, जिसे गेटवे टू द ईस्ट बोला जाता है या फिर बाबुल मक्का यानी मक्काई द्वार बोला जाता था मुग़ल पीरियड के टाइम पे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर था और इसके अलावा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था। और इवन हमने बात की थी कि जो हुंडी थे, जो जिनका काम था, जो एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होते थे, ये यहाँ के जो हुंडी हैं वो बाकी देशों में, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और बाकी जगहों में भी देखने को मिलते हैं। तो इससे साबित होता है कि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। इसके बाद हमने बात की धीरे धीरे आकर के बाद में ये सिटी डिक्लाइन करना शुरू हो गई। और यहाँ पे हमने बात की थी हुंडी की, जिस पर सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि हुंडी क्या था। तो यही हमने बात की थी कि सूरत में जो हुंडी देखने को मिलते हैं वेर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट, बहुत दूर के मार्केट्स में, जैसे इजिप्ट में, बसरा में और बेल्जियम के एंटवर्प में, इन जगहों पे भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने बात की कि जब 17th सेंचुरी का एंड होने लगा, यानी मुगल डायनेस्टी के पतन के टाइम पे सूरत भी डिक्लाइन करना शुरू हो गई। इसके बाद आज की डेट में हमने बात की सूरत एक बसलिंग कमर्शियल सेंटर है। नाउ बात करते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की। तो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर एक ईडियम है, मैं आपको बता दूं, और इंग्लिश के लिहाज से ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर आप समझ सकते हैं, परेशानी में होना, प्रॉब्लम में होना, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर कहलाता है। तो मसूलीपट्टनम की बात करते हैं। देखिए, मसूलीपट्टनम का जब भी नाम आता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? वेयर डिड डच स्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? ओके, तो ये मसूलीपट्टनम में ओपन की थी। आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश का सबको पता है सूरत में, बट डच का बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ओके, मसूलीपट्टनम में, और मैप में भी हम लोग देख लेते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ है। बात की जा रही मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम, दोनों सेम नाम है, और इसका मतलब होता है फिश पोर्ट टाउन, यानी आप समझ सकते हैं पोर्ट टाउन भी होगा और फिश से एसोसिएटेड होगा, और कृष्णा रिवर के डेल्टा में है। 17th सेंचुरी में बात की जा रही है, ये एक इंटेंस एक्टिविटी का सेंटर था, यानी बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिलती थी। सो मैप में देखिए, ये है मसूलीपट्टनम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कोस्टल सिटी थी आंध्र प्रदेश के तट में, कृष्णा रिवर के पास। और ये बाकी शहर भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे हम्पी कर्नाटक के अंदर, क्योंकि आपको बहुत बार ये एलिमिनेशन में हेल्प करेगी सूरत। और इसके अलावा हमने मदुरई की बात तो की ही है। तो नाम अब आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, वही बात की जा रही है, डच और एंग्लो इंडिया की राइवलरी देखने को मिलती है। डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। अब बोथ यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था आंध्रा कोस्ट में। ओके, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था आंध्रा कोस्ट में। क्यों? बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहली चीज़ तो कोस्टल में होने के कारण ईजिली एक्सेसिबल है बाकी देशों के साथ। दूसरी चीज़ तो ये कोस्ट होने के कारण बहुत सारे मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं डेफिनेटली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और डच के द्वारा, देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो फोर्ट है मसूलीपट्टनम का वो डच के द्वारा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर हमने बात भी की कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री ही मसूलीपट्टनम में खोली थी। और यहाँ पे देखिए एक पुअर फिशर टाउन की बात की जा रही है, और ये विलियम मैथवोल्ड का एक डिस्क्रिप्शन है मसूलीपट्टनम को लेकर के, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फैक्टर था। फैक्टर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है ऑफिशियल मर्चेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल मर्चेंट जो है, जो कि व्यापारी है ऑफिशियल, वो फैक्टर कहलाता है। तो इसने क्या लिखा है मसूलीपट्टनम के बारे में ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। गोलकुंडा का एक चीफ पोर्ट है ये, जहाँ पे वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट देखने को मिलते हैं। ये एक छोटा टाउन है लेकिन काफ़ी घनी आबादी वाला है, अनवॉल्ड है और वॉर्स सिचुएटेड है विद इन ऑल द स्प्रिंग्स एंड ब्रेकिस। इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन। पहले बात की जा रही है पुअर फिशर टाउन था। पुअर फिशर टाउन का मतलब गरीब फिशरमैन रहते होंगे। आफ्टरवर्ड द कन्वीनियंस ऑफ द रोड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे सीप एंकर कर सके, यानी सीप एंकर करती है ना जहाज के आवागमन से पहले, तो यहाँ पे मेड इट अ रेजिडेंस फॉर मर्चेंट्स के रेजिडेंस का, मर्चेंट्स के आवास का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता गया। और धीरे धीरे डच नेशन ने इस कोस्ट पर बहुत सारे व्यापार करना शुरू कर दिए।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुतुब शाही रूलर्स जो हैं गोलकुंडा के, इन्होंने रॉयल मोनोपोलीज भी लगाना शुरू कर दी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ से टैक्सेस मिल सकते थे उन्हें, और टेक्सटाइल पर, स्पाइसेस पर और बाकी सामानों पर भी टैक्सेस लगना शुरू हुए। कुतुब शाही डायनेस्टी की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, कुतुब शाही रूलर्स की बात आई तो कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, पहली चीज़ ये आपसे पूछ ली जाती है, तो इसका आंसर है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के विषय में एक सवाल जो बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि चार मीनार किसने बनवाया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कुली कुतुब शाह ने। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ यही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ओके, और इन्हीं से बहुत बार सवाल आए हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में है। ओके, बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा। और आगे देखिए बताया जा रहा है कि जो गोलकुंडा के नोबेल है, पर्शियन मर्चेंट्स और डिफरेंट तरह के यूरोपियन ट्रेडर, ये सब मिलकर के सिटी को पॉपुलस बना देते हैं और प्रोस्परस भी, क्योंकि काफ़ी सारा व्यापार होने लगता है। और मुगल जैसे ही अपने पावर को गोलकुंडा तक एक्सटेंड करते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कि गवर्नर भी होता है, इसका नाम होता है मीर जुमला, जो कि एक व्यापारी भी होता है पेशे से, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। डच और इंग्लिश के बीच आप कह सकते हैं राइवलरी को इंक्रीज करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1687 में मुगल एम्पायर औरंगजेब गोलकुंडा को एनेक्स कर लेते हैं। मीर जुमला के बारे में एक और बात बोली जाती है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा इसने सौंपा था। तो औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा को एनेक्स करने के बाद क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज ने अब अपने अल्टरनेटिव तलाश करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब वहाँ पे व्यापार करना पॉसिबल नहीं था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बाकी जगह तलाश करने लगी। और इस तरह के जगह जहाँ पे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल तीनों ही रोल निभाया जा सके, तो बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास बाकी जगहों में अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लेती है। और इसी के साथ मसूलीपट्टनम अपने मर्चेंट्स को, अपनी प्रोस्पेरिटी को, दोनों को ही खो देता है और डिक्लाइन कर जाता है 18th सेंचुरी के कोर्स में। और कुछ खास नहीं बचता इसके बाद, मोर देन अ डाइलेपिडेटेड लिटिल टाउन। तो डाइलेपिडेटेड का मतलब आपको पता होगा, जीर्ण शीर्ण। नाउ देखिए बात करते हैं न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स की। तो 16 एंड 17 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज स्पाइसेज और टेक्सटाइल की तलाश कर रही थी, और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका था यूरोप एंड वेस्ट एशिया में। और आपको इसके रीज़न भी पता होंगे कि स्पाइसेज और टेक्सटाइल की काफ़ी भारी डिमांड होती थी यूरोप में, जब हम लोग बात करें 16 सेंचुरी की खास करके, तो 16 सेंचुरी के प्रारंभ की। तो ईस्ट इंडिया कंपनीज के साथ इंग्लिश, डच, फ्रेंच सारा कुछ सब अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ताकि अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। और इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद देम। तो स्टार्टिंग में इन्हें बहुत सारा कंपटीशन भी देखने को मिलता है। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स काफ़ी अपना कह सकते हैं आप एक तरह से व्यापार में काफ़ी आगे रहते हैं, जिनसे इन्हें कंपटीशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन हमें पता है इंग्लिश हर चीज़ों में नेवल पावर में काफ़ी मजबूत होते हैं, तो अल्टीमेटली इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल पॉलिटिकल पावर। ओके, और इसके बाद अगर आप देखें तो स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन। तो टेक्सटाइल की बहुत भारी डिमांड के कारण ग्रेट एक्सपेंशन देखने को मिला। किन चीज़ों में? स्पिनिंग में, वीविंग में, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और कपड़े वाले उद्योगों के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, और धीरे धीरे और ज़्यादा परिष्कृत होते गए। लेकिन जो पीरियड है इसमें और डिक्लाइन भी देखने को मिलता है क्राफ्ट पर्सन के इंडिपेंडेंस में। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेज विच मींट दैट दे हैड टू वीव क्लॉथ विच वाज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स। तो यहाँ पे जो सबसे आप कह लें कि एक ऐसी बात देखने को मिलती है जो इनके इंडिपेंडेंस को, क्राफ्ट पर्सन के इंडिपेंडेंस को खत्म कर देती है। क्योंकि यूरोपियंस जब भी यूरोपियन एजेंट्स एग्रीमेंट करते थे तो ये हमेशा एडवांस एग्रीमेंट करते थे, 2 साल आगे के, 3 साल आगे के, क्योंकि इन्हें भी पता होता था कि 2-3 साल बाद कीमतों में काफ़ी उछाल आएगा। और एक बार अगर हम इनसे प्रोमिस करवा लें कि आपको ये सामान, ये चीज़ें बना करके देनी है, तो वो फिर बाद में मजबूर हो जाएंगे और उन्हें काम करना ही पड़ेगा। तो इससे काफ़ी नुकसान होता था क्राफ्ट पर्सन को, और यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन की अर्निंग भी बहुत कम होती थी। वीवर नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ। अब जो वीवर हैं, जो कपड़ों को बुन रहे हैं, वो उनके पास लिबर्टी अब नहीं बची अपने खुद के जो क्लोथ बनाए गए हैं उन्हें बेचने की। और वीविंग देयर ओन पैटर्न, दे हैड टू रीप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। कंपनी एजेंट्स को अपने डिज़ाइन सप्लाई करने पड़ते थे। 18th सेंचुरी में अगर आप देखें तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास शहर का राइज भी देखने को मिलता है, जो कि नोडल सिटीज एजेंसी है आज के डेट में। क्राफ्ट और कॉमर्स में भी बहुत भारी बदलाव देखने को मिलता है, जैसे ब्लैक टाउन स्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। तो ब्लैक टाउन्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कन्फाइंड हियर वाइल द वाइट रूलर्स। तो देख रहे हैं वही कॉन्सेप्ट चल रहा है,
ब्लैक वाइट का जो यूरोपियंस हमेशा से आकर लगाते आ रहे थे। वाइट रूलर ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया जाता है, ठीक है, या फिर आप कह लें कि कलकत्ता में भी फोर्ट सेंट विलियम बनाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे? मद्रास में। और फोर्ट सेंट विलियम्स कलकत्ता में स्थापित किया गया। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। नाव इस क्वेश्चन को करिए। वेलेजली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, यानी वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में क्यों की? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन में जो है उनके द्वारा कहा गया। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, यानी भारत में ओरिएंटल लर्निंग यानी पश्चिमी शिक्षा के इंटरेस्ट को रिवाइव करने के लिए ऐसा किया गया। तीसरा कहा जा रहा है विलियम कैरे को, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट्स विथ एम्प्लॉयमेंट, यानी विलियम कैरे और बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए ऐसा प्रोवाइड करवाने के लिए किया गया। या फिर ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो देखिए अभी हमने बात की फोर्ट विलियम कॉलेज की, फोर्ट सेंट जॉर्ज की, तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2020 का है और यहाँ पे आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा गया। ऑब्वियसली जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन और उस टाइम पे देखेंगे एजुकेशन के डेवलपमेंट के टाइम पे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन फिर भी लिंक बना करके पढ़ना जरूरी होता है। ये लिंकेज बहुत काम आती है। अभी जैसे हमने इसके विषय में पढ़ा तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है तो फैक्ट भी साथ के साथ चलते चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी ब्रिटिश सिविलियन जो है उन्हें ट्रेन करने के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस चलाया जा सके भारत में, इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2007 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा पहले बार कौन सा किला, कौन से फोर्ट को बनाया गया? ऑप्शन है हमारे पास फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फिर फोर्ट सेंट एंजेलो। इसका आंसर आप सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज है। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1644 में और फोर्ट विलियम 1696 में बनाया गया। और फोर्ट विलियम और फोर्ट सेंट जॉर्ज की हमने बात की मद्रास में, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन बने। ये खुद सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। और फोर्ट विलियम जो है वो औरंगजेब से परमिशन लेकर के बनाया गया था। ओके, तो ये एक्स्ट्रा इन्फो भी आपके ध्यान में होना चाहिए। 1644 है ये, ओके, 94 नहीं, और ये 1696। तो 1644 हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये सब फैक्ट ऑब्वियसली 6th-7th के एनसीईआरटी में मिलना डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ सारी चीज़ें लगभग एनसीईआरटी से ही हैं। और इसके बाद ये इमेज आप देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें उस टाइम पे देखने को मिलती होंगी। अब देखिए वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में बात की गई है ब्रीफ में, उसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म। तो काफ़ी सारा हमने कवर भी कर लिया था। आई थिंक बहुत सारे हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। सिविल सर्विसेज में ही इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे थे और सीडीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं, ब्रीफ में समझ लेते हैं। वैसे तो हम लोग इसे दोबारा पढ़ेंगे वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में। देखिए 15th सेंचुरी में बताया जा रहा है कि जो यूरोपियन सेलर हैं वो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित जिसे कहते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं सी रूट का। दे वर ड्राइवन बाय द डिजायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। तो कहीं ना कहीं से ऑफकोर्स उस टाइम पे अगर आप देखें तो अरब मोनोपोली और बाकी चीज़ों के कारण इन्हें पता तो चल गया था कि एक इंडिया है और वहाँ से स्पाइसेस लाए जा सकते हैं, बट इन्हें सी रूट का पता नहीं था। इस वजह से इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन देखने को मिलती है। वास्को डी गामा के विषय में हम सबको पता है, एक पुर्तगाली सेलर था, एक यात्री था जिसने अटलांटिक टू अफ्रीकन कोस्ट को पार करते हुए क्रॉसिंग ओवर द इंडियन ओशन को क्रॉस किया। उसके बाद पहली जर्नी जो है वो 1 साल से ज़्यादा लगती है, लेकिन ये फाइनली कालीकट में 1498 में पहुंच जाता है। तो इसलिए कहा जाता है भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। और उसके बाद वापस से लिस्बन चला जाता है, जो कि उस टाइम पे पुर्तगाल की कैपिटल है ऑब्वियसली। अगले साल ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स एंड द 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी। पहली यात्रा में 2 शिप तो इसके गुम हो जाते हैं और 170 मैन भी यहाँ पे सिर्फ 54 ही सर्वाइव कर पाते हैं कुल मिलाकर। और इसके बाद देखिए इन ऑब्वियस हैजार्ड्स के बावजूद भी ये दोबारा प्रूव करता है कि ये एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। ऑब्वियसली माना जाता है कि लगभग 700-800% तक इनका फ़ायदा हुआ और इसके बाद दोबारा ये भारत आता है।
इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में तो सुना ही होगा आपने कि ये भारत की खोज करने निकलते हैं बट अमेरिका पहुंच जाता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस देखिए 1492 में वेस्ट इंडीज़ पहुंच जाता है, विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन, और इसी कन्फ्यूजन के कारण ये नाम भी पड़ता है वेस्ट इंडीज़। ओके, और इवन इनफैक्ट ये कन्फर्म भी नहीं होता, फिर भी यहाँ पे बाकी यूरोप के कंट्रीज़ में आकर के कह देता है कि नहीं मैंने इंडिया ढूंढ लिया। बहुत सारी बातें हैं इस पर एसोसिएटेड, ये सारे हम लोग बात करेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन इसी के 6 सालों बाद ना 1498 में वास्को डी गामा भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है, और कालीकट के राजा जामोरिन इसका स्वागत भी करते हैं। चलिए, अब आपके लिए एक सवाल है। यू आर प्लानिंग अ जर्नी फ्रॉम सूरत टू वेस्ट एशिया, यानी आपको सूरत से वेस्ट एशिया की ओर जर्नी प्लान करनी है 17वीं सेंचुरी में। क्या क्या अरेंजमेंट्स आप मेक करेंगे? ठीक है, ये बात की जा रही है 17वीं सेंचुरी की। आप आज के इक्विपमेंट्स मत सोचने लगना कि हाँ सबसे पहले मोबाइल फ़ोन ले लेंगे और बाकी चीज़ें भी इक्विपमेंट्स के रूप में लेंगे। ये सवाल काफ़ी सरल है, आप इसे आसानी से आंसर कर लेंगे। और इसके अलावा और भी क्या क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स भी काफ़ी इजी हैं, आप बिल्कुल इसे आंसर करिए। इससे क्या होता है, जब आप वापस से सोचते हैं चीज़ों को तो काफ़ी अच्छे से रिकॉल होता है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। आई थिंक इसमें 10 चैप्टर हैं, तो 7, 8, 9, 10 सिर्फ 4 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, और इस तरह से हम लोग 7th क्लास के NCERT को भी PYQs के साथ कवर कर लेंगे। आई नो वीडियो थोड़ी लेंदी है, बट एक बार जब आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NCERTs आर मोर देन इनफ। ओके, अगर आप अच्छे से करते हैं तो, अदरवाइज़ फिर कुछ टॉपिक के लिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि हमें कौन सी बुक्स करनी है कौन सी नहीं, बल्कि ये सोचना है कि कौन सी ऐसी बुक करेंगे कि सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि सिलेबस कवर हो जाए, और सिलेबस देखने पर पता ही नहीं चलता कि कौन से कंसेप्ट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे सारे के सारे आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं तो समझिए बिल्कुल सही सोर्स आपने फॉलो किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्सेज एक्यूमुलेट करने का फ़ायदा नहीं होता। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप उसे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। इवन मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो आपको कुछ महीने के बाद इन्हें रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर आप अपने नोट्स से भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।